दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 31 दिसंबर सन 2025। साल 2025 को अलविदा कहने का समय है और साल 2026 का सुस्वागतम। आप सभी को कैलेंडर ईयर 2025 के विदा और 2026 के शुभागमन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जापान को पीछे छोड़ अब है चीन की बारी। दोस्तों, विशेष एपिसोड ध्यान से समझिए। क्या हमारी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, क्या हमारे प्लस पॉइंट हैं, क्या हमारे माइनस पॉइंट हैं, और ये एक लंबा सफ़र कैसे तय हुआ। दोस्तों, हमने बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े आपके लिए इस अर्थव्यवस्था को समझने के लिए लाए हैं। आप पूरा शो ध्यान से देखें, समझ आए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप आपसे मुखातिब होता हूं। आप देख रहे हैं अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप। दोस्तों, आज देश के लिए सबसे अहम खबर है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है, अब है चीन की बारी। भारत ने जापान को पछाड़ जीडीपी के आधार पर दुनिया का चौथा स्थान हासिल किया है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और केंद्र सरकार की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 4.18 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंची है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम समझेंगे भारत के इस सफ़र 1947 से 1991 और 1991 से 2014 और 2014 से 2025 के बीच सारी ऐतिहासिक चर्चाएं हम करेंगे। सबसे से हम देख लेते हैं कि सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था अमेरिका की है अभी लगभग 30.5 ट्रिलियन डॉलर, नंबर वन। दूसरा नंबर आता है 19.2 ट्रिलियन डॉलर, ये नंबर 2 चीन है। तीसरा स्थान 4.7 ट्रिलियन डॉलर, ये जर्मनी है। चौथा स्थान 4.18 ट्रिलियन डॉलर भारत, और पांचवा है 4.15 ट्रिलियन डॉलर जापान। यानी अब हमें जर्मनी, जो कि 4.7 ट्रिलियन डॉलर की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, 2027 तक इसको हम पीछे छोड़ने का लक्ष्य हमारा रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार और कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के अनुसार अगले 2.5 से 3 साल में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है। दोस्तों, इस सफ़र का हम चर्चा कर लेते हैं कि 1991 का जो एक ऐतिहासिक मोड़ था, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को एकदम से 180 डिग्री टर्न किया, और इस कामयाबी की नींव 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार और डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में रखी गई थी। 1991 में भारत के पास केवल 2 हफ्ते का विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ था और उस समय एलपीजी मॉडल लाया गया था, जिसने देश की किस्मत बदल दी थी। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। लाइसेंस राज को कम या ख़त्म किया गया था ताकि बिजनेस करना आसान हो। पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। इसे सरकारी नियंत्रण कम कर निजी कंपनियों को आगे जाने का मौका दिया गया था। और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। भारत के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए गए थे और भारतीय कंपनियों ने ग्लोबल बाजार में कदम रखा था। तो दोस्तों, ये थी एक महत्वपूर्ण टर्न अराउंड। और यदि हम देखें तो 1991 में जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही कम अर्थव्यवस्था थी। यदि हम देखें भारतीय अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक हम अध्ययन करें तो ये दौर 1991 का था, वो आर्थिक उदारीकरण का था, और 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा जैसे 2 हफ्ते का बचा था। और यदि हम देखें कि साल 2014 और उससे पहले यानी 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था मात्र 270 बिलियन डॉलर की थी। 270 बिलियन डॉलर, यानी ये लगभग 17वें स्थान पे थी 1991 में, और 2014 में ये बढ़कर 2 ट्रिलियन डॉलर हुई, यानी लगभग 10वें स्थान पे आई, यानी 17वें स्थान से 10वें स्थान।
और जीडीपी का आकार साल 2014 में 1991 में जो $270 बिलियन मात्र था, ये बढ़कर $2 ट्रिलियन 2014 में हो गया था। और उसके बाद 2015 से 2025 के बीच $2 ट्रिलियन से बढ़कर $4.18 ट्रिलियन का साल 2025 में हुई, और ये चौथी यानी 10वीं से चौथी स्थान पर आ गई। तो दोस्तों, ये जो सफ़र बहुत महत्वपूर्ण रहा और इसमें देश ने काफ़ी तरक्की की। और यदि हम 2014 से 2025 के बीच देखें, अर्थव्यवस्था का आकार 2014 में जहां $2 ट्रिलियन था, 2025 में ये बढ़कर $4.18 ट्रिलियन हो गया है, लगभग 331 लाख करोड़, यानी पिछले 11 वर्षों में अर्थव्यवस्था का आकार दुगने से अधिक है। प्रमुख रिफॉर्म्स ये रहे थे: जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर, बैंकिंग सेक्टर, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी महत्वपूर्ण क्रांतियां देखी गई। विदेशी मुद्रा भंडार जो लगभग 11 साल पहले $300 बिलियन था, जो 2025 में बढ़कर $700 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर को पहुंचा है, ये भी दुगने से अधिक हुआ है। और ग्लोबल रैंकिंग यानी भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, और साल 2028 तक ये जर्मनी को छोड़ तीसरे स्थान पर अग्रसर है। दोस्तों, जहां 1991 में मात्र $270 बिलियन की इकोनॉमी यानी 17वें स्थान थी, वो आज चौथे स्थान पर पहुंच गई है। ये सफ़र आसान नहीं है। उदारीकरण 1991 के बाद 2004 के अंदर ये 17वीं से 12वें स्थान पर पहुंची, और वो $700 बिलियन हुआ। और उसका में प्रमुख जो इकोनॉमी बढ़ने का मेन था, वो आईटी सर्विस सेक्टर के अंदर उसमें तेज़ी बनी, और इसी वजह से ये ज़बरदस्त छलांग लगी, यानी 270 से $700 बिलियन, यानी दुगनी से भी अधिक। और 2004 से 2014 के बीच ये 10वीं इकोनॉमी सबसे बड़ी बनी, यानी $700 बिलियन से $2 ट्रिलियन की बनी। ये भी लगभग दुगनी से अधिक हुई, और भारत पहली बार टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ। उसका प्रमुख कारण ये था कि हमारे यहाँ आईटी सेक्टर ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। अब 2014 से 2025 के बीच हम देखें तो 2019 में 10वीं से 5वीं स्थिति में हमारी बढ़ी, और ये $2.8 ट्रिलियन हो गई, और इसमें ब्रिटेन और फ्रांस को हमने पीछे छोड़ा है। और 2025 में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनी, $4.18 ट्रिलियन में, इसमें जापान को पीछे छोड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि आगे हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो लगभग 7% मानना चाहिए, 6.8% से 7% है, और यही हमारी मेन ताकत है। दोस्तों, महत्वपूर्ण यह है कि यदि हमें भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ की देखना है, चीन को पीछे छोड़ना है, $19 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, यानी 4.18 से लगभग हमें 3 गुना से अधिक छलांग लगानी है। उसमें समय लगेगा, और उस समय के अंदर हमें चीन को हराने के लिए, चीन के समक्ष आने के लिए, चीन से आगे बढ़ने के लिए हमारे पास मौके बहुत हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे है, क्योंकि यूरोपियन देश और अमेरिका अब China+1 की नीति अपना रही है। ग्लोबल कंपनियां अब चीन के विकल्प के रूप में भारत को चुन रही है। PLI यानी सरकार की प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव स्कीम ने मोबाइल, लैपटॉप और सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र में क्रांति ला दी है, और इसका लक्ष्य यह है भारत को दुनिया का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि यदि आप खाली एग्रो कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या सिर्फ आप छोटे गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुटीर उद्योग का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कभी भी आप वर्ल्ड की पावर नहीं बन सकते। अफ्रीकन कंट्रीज़ देख लीजिए, कितनी ज़बरदस्त एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर वर्ल्ड लीडर हैं, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में कहीं उनका स्थान है नहीं। उसी तरह से आप ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, तो यदि आपको पहली 4 या 5 इकोनॉमी की यदि आप देखें, तो वहाँ पर उन्होंने गुड्स और
हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का उन्होंने एक्सपोर्ट किया, तभी ये वर्ल्ड लीडर हैं। साथ साथ आईटी यानी एआई और डिजिटल इकोनॉमी जैसी महत्वपूर्ण पे हमें नज़र रखना पड़ेगा पॉइंट्स के ऊपर। आईटी सर्विस भारत पहले से ही सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। अब हमें फोकस एआई, कंपाउंड क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा पे फोकस करना पड़ेगा। फिनटेक जैसे यूपीआई, डिजिटल बैंकिंग वित्तीय लेन देन को आसान बना है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मुख्य धारा से जुड़ने लगी है। डेटा सेंटर, भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा डेटा और एआई हब बनने की ओर अग्रसर है। और सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन टेक, ग्रीन हाइड्रोजन, भारत दुनिया में सबसे सस्ती ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य रख रहा है। सोलर और विंड 2030 तक 500 गीगावाट और गैर जीवाश्म ऊर्जा का लक्ष्य आर्थिक विकास को सस्टेनेबल बना सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी निर्माण और ऑटो कंपोनेंट्स में भारी निवेश हो रहा है, इससे हम चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हाईवे, रेलवे, बंदरगाह और नए एयरपोर्ट्स का जाल बिछाया जा रहा है और लॉजिस्टिक की लागत जीडीपी में 14% से घटाकर 8% यदि हो जाती है तो इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जेट गति से आगे बढ़ेगी। इसके अलावा हेल्थ और फार्मा केयर, दुनिया की फार्मेसी की बात करें तो भारत जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अब फोकस बायोटेक और कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स के ऊपर भी नज़र आ रहा है। मेडिकल टूरिज्म, किफ़ायती और विश्व स्तरीय इलाज के लिए भारत एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। साथ साथ महत्वपूर्ण यह है एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। भारत सिर्फ फसल उगाने तक ही नहीं बल्कि वैल्यू एडिशन पर जोर दे रहा है। चिप्स, जूस, पैक्ड फूड के निर्यात में भारत की किसानों की आय और जीडीपी बढ़ सकती है। इस पे बहुत कुछ काम होना बाकी है। यदि दोस्तों सबसे हमारी प्लस पॉइंट यह है कि 65% आबादी 35 वर्ष से कम है, जो कि कंजम्पशन और लेबर दोनों को बढ़ाती है, जबकि विश्व, चाइना, जापान, यहाँ पर औसत वर्किंग फोर्स की एज 45 साल से ऊपर है। और यही वजह है कि हमारे पास एक वर्ल्ड का बहुत बड़ा वर्कफोर्स और कंज्यूमर मार्केट है। मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास लोगों का अब प्रीमियम क्लास प्रोडक्ट की इस्तेमाल में रुचि बढ़ रही है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है जो लगातार इनोवेशन ला रहा है। तो कुल मिलाकर यदि हम इन सब को पे ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी हम अगले 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर जर्मनी को सरपास करेंगे और उसके बाद 2035-40 तक संभवतः हम चीन को पीछे कर देंगे, क्योंकि चीन की CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 2% है, जबकि भारत की 6% 7% है। और यदि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का ही देखा जाए तो चीन नीचे आएगा और भारत ऊपर जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि ये शो आपको पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और शुष्य इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।